Then allotment to captive blocks to consortium group of companies. Then mining of coal by allotted companies. Any of the companies engaged in approved end uses can itself mine coal from a captive block. Independent coal lignite mining company can also be allocated a captive block on the condition that the entire coal lignite so mined will be transferred to an end user company for their captive consumption in the specified end uses. Then inter se priority of allocation. Inter se priority is given. Status, level of progress and state of preparedness of projects, net worth of applicant company, production capacity as proposed in the application, maximum recoverable reserve as proposed, date of commissioning of captive mine as proposed, date of completion of detailed exploration, technical experience, recommendation of administrative ministry. Then conditions of allotment, annual review, आप अगर पेज पे आइएगा, annual review of progress achieved by an allottee company. In the event of lapses, if any achievements vis-a-vis the milestone set for that year, a proportionate amount will be encashed and deducted from the bank guarantee. Means very, very exhaustive guidelines. हुआ क्या कि जब ये बात सामने आई कि भैया गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इन्होंने 2003 नवंबर में गाइडलाइंस बनाए, थोड़ी गाइडलाइंस बनाई, लेकिन उसके बाद तो वो बैठक ही नहीं हुई, तो सारी तो पहले अलॉटमेंट कर चुके थे। जब हम सत्ता में आए 2004 में, तो हमने कहा कि इस गाइडलाइंस को एग्जॉस्टिव तरीके से बनाना चाहिए और ये गाइडलाइंस स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, तो हमने ये गाइडलाइंस बना दी। इसके आधार पे एलोकेशन हुई। अब आपको मालूम है कि कोल जो है वो तो कोई बेच नहीं सकता। 1973 नेशनलाइज एक्ट के अंतर्गत कोई कोल बेच नहीं सकता। 1993 में जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली अंडर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। उसके अंतर्गत कहा कि एंड यूज के लिए अगर कोई स्टील प्लांट है और उसको कोल की जरूरत है, तो कंपनी बनाकर कोल ले सकता है अपने स्टील प्लांट के लिए, कोल बेच नहीं सकता। 1996 में फिर एक और संशोधन हुआ जहां कोल, सीमेंट और पावर सब इंक्लूड हो गए। तो आज के दिन जो प्रक्रिया यही थी उसी समय कि अगर कोई पावर प्लांट कोल चाहता है तो वो कोल कैप्टिव माइन ले सकता है, लेकिन पावर प्लांट के लिए वो बेच नहीं सकता। अगर कोई स्टील माइन, स्टील के लिए कोल की जरूरत है, क्योंकि बिना कोल के स्टील पिघल ही नहीं सकता, आपको मालूम है, फर्नेस में पड़ना पड़ता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोल की जरूरत है, उसको कैप्टिव माइन मिल सकती है, लेकिन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वो बेच नहीं सकता। ऐसे ही सीमेंट प्लांट के लिए। तो ये कोल कहीं बिक नहीं सकता। तो अगर बिक नहीं सकता तो किसका मुनाफा हुआ? बिका ही नहीं कोल। अच्छा, अब पावर प्लांट की बात करते हैं। जब पावर प्लांट लगता है और हमारी नीति के अंतर्गत जो कंपेटिटिव बिडिंग होगी वो पावर प्लांट में होगी। आपने पावर प्लांट लगाना है, आपको कोल माइन मिल गया, कोल माइन लेना चाहते हैं, पावर प्लांट की बिडिंग हो गई, उसमें कई लोगों ने बिड किया और जो सबसे सस्ते दाम में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेचेगा उसको ही पावर प्लांट मिलेगा। तो कोल आपने लिया, आपको कैप्टिव माइन मिली, आपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेच दी सबसे सस्ते दाम में, वो कंपेटिटिव बिडिंग से होगी। उस मुनाफे पे आपको अगर मुनाफा होता है तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जब कोल आप माइन करते हो तो उस पे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या मुझे तो समझ नहीं आई कि ये धांधलेबाजी क्या है, ये किस लिए शोर मचा रहा है? किसी ने कोल बेचा,